हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 1 मार्च 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है और हमने इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इमेजेस और इंपॉर्टेंट फैक्टर रखने का प्रयास किया है। तो प्लीज दोस्तों, क्वालिटी की दृष्टि से लाजवाब यह वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा। यह हमारी जीके 2020 यूट्यूब चैनल की ओर से हमारा वादा है। तो प्लीज दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बहुत ही खूबसूरत एक कोट से। जीवन में फेल होते हैं तो कभी हार न माने। जीवन में फेल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। यह हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही खूबसूरत कोट है। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल होते हैं तो आप जरा सोचिए कि आपकी वीकनेस किस पॉइंट में रह गई है, उसी को सुधार कीजिए और आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चित्तेसु वतनबे का निधन हो गया, वे कौन थे? चित्तेसु वतनबे जिसका हाल ही में निधन हो गया है, 112 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे चित्तेसु वतनबे, जिसका हाल ही में निधन हो गया। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। और इस व्यक्ति को आप देख सकते हैं, चित्तेसु वतनबे। तो जापान के चित्तेसु वतनबे दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनकी आयु 112 साल की थी। जन्म 5 मार्च 1907 को हुआ था। और याद रखो, तो अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इस चित्तेसु वतनबे के निधन के बाद ब्रिटेन के बॉब वेटन, जिनकी उम्र हाल ही में 111 वर्ष है, वो अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। और याद रखो, चित्तेसु वतनबे ने 12 फरवरी 2020 को अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाणन प्राप्त किया था। और यहां आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को गिनीज बुक के प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट के साथ। दोस्तों, हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता ही है ना। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे आईसीजीएस व्रत का निर्माण किसने किया? आईसीजीएस व्रत का निर्माण किया है L&T कंपनी ने, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने आईसीजीएस व्रत का निर्माण किया, जिसको हाल ही में केरल के कोच्चि से लॉन्च किया गया और हमारी समुद्री सुरक्षा में बढ़ावा भी मिलेगा। तो याद रखो, लार्सन एंड टूब्रो शिप निर्माण कंपनी ने हाल ही में अपतटीय गश्ती पोत आईसीजीएस व्रत को देश को सौंपा। और हमारे मनसुख मांडविया, जो हमारे वर्तमान जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो इसका निर्माण किसने किया है? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने। तो इस कंपनी के बारे में कुछ महीने पहले एक क्वेश्चन और करंट अफेयर में आया था। 2 मंथ का टाइम लगा है कि K9 वज्र नामक की हॉवित्जर तोप किसने निर्मित किया है? इस K9 वज्र नामक हॉवित्जर तोप को निर्मित किया है गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड टूब्रो नामक कंपनी द्वारा। और इसलिए भी लार्सन एंड टूब्रो सुर्खियों में रहा था। तो K9 वज्र, इसका वजन 50 टन है और यह 47 किलोग्राम के गोले से 43 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। और इसको हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अवलोकित किया था। और हम बात करते हैं लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की। तो इस कंपनी की स्थापना 1938 में मुंबई में 2 डेनिश अभियंता, जिसका नाम है हेनिंग होल्च लार्सन एवं सोरेन क्रिस्टियन टूब्रो द्वारा की गई थी। और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में। और लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के हाल ही के चेयरमैन कौन है? AM नाइक। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस मोबाइल कंपनी इसरो की नाविक तकनीक का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन्स में करेगी? तो एक चाइनीज मोबाइल कंपनी है जिसका नाम है Xiaomi।
और जियोमी इसरो की नाविक तकनीक का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन्स में करेगी और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जियोमी। और यहां नाविक तकनीक का नाम लिया गया है, तो नाविक का पूरा नाम क्या होता है? नाविक से यहां 3 शब्दों को लिया गया है, यहां आई लिया गया है और यहां पर सी लिया गया है। इन शब्दों को जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा नाविक, लेकिन फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो नाविक जो हमारा इंडिया के इसरो द्वारा विकसित एक जीपीएस सिस्टम है। तो कई सारे इश्यू हमारे सामने आते हैं, जैसा कि जियोमी चीन की टेक दिग्गज स्मार्टफोन्स कंपनी है और मैंने नाम बताया नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नाविक क्षेत्रीय भूस्थित प्रणाली है जिसे भारत में और इसके आसपास के मुख्य स्थानों की सटीक स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। इस हमारी नाविक नामक जीपीएस प्रणाली को विभिन्न देशों में विभिन्न जीपीएस प्रणाली है, जैसा कि रूस में है ग्लोनस, उसी तरह अमेरिका की है जीपीएस, यूरोप की है गैलीलियो। तो इसी की तर्ज पर हमारे इसरो ने विकसित किया है नाविक। तो दोस्तों इन भी जीपीएस प्रणाली के नाम आपको याद रखने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, एक रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2019 में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर सबसे आगे रहा? यानी कि डिजिटल भुगतान में सबसे अव्वल स्थान पर रहा है बेंगलुरु। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु इसमें पहले स्थान पर, चेन्नई दूसरे स्थान पर, बंबई तीसरे स्थान पर और पुणे डिजिटल भुगतान में चौथे स्थान पर रहा है। जो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो ये देखिए, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर वर्ल्ड लाइन इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के बाद चेन्नई, मुंबई और पुणे को स्थान मिला है और यूपीआई भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका है और इसके बाद डेबिट कार्ड, आईएमपीएस का उपयोग काफी प्रचलित है। तो जब डिजिटल भुगतान करते हैं तो सबसे फेमस यदि कोई भुगतान प्रणाली है तो वो है यूपीआई। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई का पूरा नाम होता है। और हम बात करते हैं इसी इश्यू की, तो ये देखिए यूपीआई 2016 में नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन से पहले लॉन्च किया गया था और यह उपयोगकर्ताओं के बैंक विवरण दर्ज किए बिना किसी बैंक खाते में अपने खाते से पैसे भेजने में सक्षम बनाता है और इसीलिए यह पसंदीदा विकल्प रहा। यूपीआई में लेन देन के लिए ईमेल आईडी और क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जाता है और यूपीआई के लॉन्च के पीछे मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है और इसमें डिजिटल भुगतान में पहले स्थान पर रहा है बेंगलुरु। पांचवा क्वेश्चन, भारत की पहली कमर्शियल एलएनजी बस कहां लॉन्च की गई? तो भारत की पहली कमर्शियल एलएनजी बस लॉन्च की गई है केरल में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। लेकिन किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो याद रखो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड द्वारा यह पहली कमर्शियल एलएनजी बस लॉन्च की गई है केरल में। तो दोस्तों केरल के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, केरल की कैपिटल क्या है, केरल के राज्यपाल कौन है, केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है। यदि आज आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन हम बात करते हैं एलएनजी की। एलएनजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलएनजी डीजल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल और लागत कुशल है। सीएनजी और एलएनजी की यदि हम कंपैरिजन करें तो सीएनजी की कीमत 57 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि एलएनजी की कीमत 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसीलिए आपको लागत से भी एलएनजी में फायदा मिलेगा। तो देखिए हाल ही में केरल के कोच्चि शहर में लॉन्च की गई इस बस में 180 किलोग्राम का क्रायोजेनिक टैंक है और यह बस एक फिलिंग में 900 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है यह बस, और जिसको हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड द्वारा यह लॉन्च किया गया है। छठा क्वेश्चन, विज्ञान ज्योति पहल के माध्यम से वर्ष 2020 से 2025 तक कितनी छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? हाल ही में 28 फरवरी को हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया और इसी के तर्ज पर 2 पहलों को जिक्र किया गया और इसमें है
गति और दूसरी है विज्ञान ज्योति। तो विज्ञान ज्योति के पहल के माध्यम से तकरीबन हमारे पूरे भारत देश के 550 जिलों में से 100 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 100। तो ये देखिए, हाल ही में 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दो पहलों विज्ञान ज्योति और गति का उल्लेख किया गया। और विज्ञान ज्योति है क्या? तो भारत सरकार ने छात्राओं को स्टेम का मीनिंग क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान ज्योति नामक पहल की शुरुआत वर्ष 2019 में की थी और इसी के तर्ज पर गति भी इनसे ही जुड़ी हुई है पहल। तो ये देखिए, गति का पूरा नाम क्या होता है? जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि गति जिनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में लैंगिक समानता के आकलन करने के लिए एक व्यापक चार्टर एवं रूपरेखा विकसित करेगा और इसीलिए सुर्खियों में है गति और ज्योति। 7वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राइज 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा? राइज 2020 का आयोजन 11 अप्रैल और 12 अप्रैल यानी कि 2 दिन के लिए हमारे भारत देश के कैपिटल दिल्ली में आयोजित होने वाला है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहला वैश्विक सम्मेलन है जो दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। लेकिन राइज का पूरा नाम क्या होता है? तो ए पढ़िए, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट राइज का पूरा नाम होता है और यहां हैशटैग भी देख सकते हैं, हैशटैग AI फॉर ऑल, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। तो ये देखिए, राइज का पूरा नाम रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट राइज का पूरा नाम होता है और यह है क्या? यह सामाजिक सशक्तिकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर आधारित पहला मेगा इवेंट है और यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन है जिसे सरकार द्वारा उद्योग एवं शिक्षा जगत के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। तो भारत सरकार की यह नई पहल जो 11-12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली की स्थापना कब हुई है? 1911 में। दिसंबर 1911 तक ब्रिटिश राज के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन 15 दिसंबर को शहर की नींव भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा तैयार की और ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। तो यहां एक डिस्क्रिप्शन में दिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया है और कलर कोड अलग अलग करके जिनमें से भी क्वेश्चन निकल सकते हैं उसी को मैंने यहां निर्दिष्ट किया है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की? मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इस्पात मंत्रालय। तो एक और क्वेश्चन बन गया इस्पात मंत्रालय और मिशन पूर्वोदय के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं मिशन पूर्वोदय आखिर है क्या। भारत सरकार ओडिशा को स्टील हब के रूप में विकसित करेगी और इस कार्य के लिए जापान की सरकार से मदद ली जाएगी और ओडिशा के कलिंग नगर को मिशन पूर्वोदय के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? मिशन पूर्वोदय का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना तथा स्टील सेक्टर के विकास को भी बढ़ावा देना है और जिसको लॉन्च किया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? तो वो भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। और दोस्तों हमारी जीके 2020 यूट्यूब चैनल पर कैबिनेट मंत्रियों से जुड़ा हुआ एक वीडियो अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया जाएगा? स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया को, यानी कि जिसे हम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं उस व्यक्ति का नाम है जादव पायेंग और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जादव पायेंग।
लेकिन हम अन्य ऑप्शन की भी चर्चा करें तो सलीम अली, जिसे हम बर्ड मैन्स के नाम से जानते हैं, दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, उसी तरह जादव पायेंग को हम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्हीं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो बात करते हैं स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार की। इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपये शामिल है। और आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आयोजन माय होम इंडिया द्वारा नई दिल्ली में किया जाता है और यह पुरस्कार 2013 में पहली बार प्रदान किया गया था। जादव पायेंग कुछ साल से पहले जब हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उस वक्त पर जादव पायेंग को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और वह जोरहाट, असम से पर्यावरण और वन कार्य करता है। और यहां देख सकते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यानी कि जादव पायेंग को। 10वां क्वेश्चन, अभिषेक सिंह को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह को वेनेजुएला देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेनेजुएला। और यहां आप देख सकते हैं अभिषेक सिंह को। अभिषेक सिंह 2003 की बैच के IFS ऑफिसर है। तो देखिए अभिषेक सिंह को वेनेजुएला गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वह राजीव कुमार नपल का स्थान ग्रहण करेंगे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और अभिषेक सिंह 2003 के बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी है, जो बन गए हैं हमारे वेनेजुएला में भारत के उच्चायुक्त। और बात करते हैं वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला की कैपिटल का नाम क्या है? काराकस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यहां आप देख सकते हैं इस राष्ट्रपति को नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। जुआन जेरार्डो गुआडो मार्केज, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। और वेनेजुएला की करेंसी क्या है? पेट्रो बोलिवर सोब्रानो। और यहां मैप में देख सकते हैं वेनेजुएला और इसके कैपिटल काराकास। और अगल बगल में देश कौन कौन है? कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एयरलाइन इंडिगो के साथ हाथ मिलाया है? एयरलाइन इंडिगो के साथ हाथ मिलाया है HDFC बैंक ने और दोनों ने मिलकर यह सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक से जुड़ा एक क्वेश्चन कुछ सप्ताह पहले करंट अफेयर में था। वो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस बैंक ने बाजार पूंजी के मामले में $100 बिलियन का आंकड़ा पार किया है? तो यह उपलब्धि हासिल की है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। और HDFC बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के बंबई में। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और इस पहले यात्रा क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रखा गया है? काचिंग है, जो मास्टर कार्ड द्वारा संचालित है। और मास्टर कार्ड जो एक अमेरिकी कंपनी, उसी के बारे में भी मैं बताता हूं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो एक भारतीय एयरलाइन है और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और मास्टर कार्ड की बात करें तो मास्टर कार्ड एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई और मास्टर कार्ड के वर्तमान अध्यक्ष एवं CEO कौन है? तो भारतीय मूल के अजय पाल सिंह बंगा हाल ही में मास्टर कार्ड के नए अध्यक्ष है। 12वां क्वेश्चन, 11वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। तो वो हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? तो याद रखो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, जिन्होंने हाल ही में 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। लेकिन कहां उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया?
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे इस ICAR के अध्यक्ष है। 13वां क्वेश्चन, चित्रकूट में 10,000 किसान उत्पाद संगठन किसने लॉन्च किए? 10,000 किसान उत्पाद संगठन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने हाल ही में लॉन्च किए, क्योंकि हाल ही में नरेंद्र भाई मोदी ने चित्रकूट का दौरा किया और वहां पर कई सारे परियोजनाओं को लॉन्च किया और उसमें से एक है किसान उत्पादक संगठन। 10,000, तो यह किसान उत्पादक संगठन है क्या? तो याद रखो 86% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के पास सिर्फ 1.1 हेक्टेयर से कम भूमि है और उन्हें उर्वरक, गुणवत्ता वाले बीज, कीटनाशक खरीदने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किसान उत्पादक संगठन इन चुनौतियों से निपटने में किसानों की मदद करता है। तो आपको पता चल गया किसान उत्पादक संगठन का कार्य क्या है। और हम पहुंचते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द ऑपरेशन बंदर का सही अर्थ क्या है? और इसका सही अर्थ है बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड नेम है ऑपरेशन बंदर, जो जिसके हाल ही में 1 साल पूर्ण होने के अवसर पर इसे फिर से याद किया गया। और जब पुलवामा अटैक में हमारे CRPF के 40 से अधिक जवान शहीद हुए तो इसी के बदले लेने के अवसर पर हमने यह एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया था। और लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है और इसके मैं यहां नाम लेना चाहूंगा। तो ऐसे हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स का नाम है उत्तर प्रदेश से राजकुमार गोंड, शैलेश कुमार तबियाड़, कोपसा दिनेश, चिंता कुमारी, विजय ठाकुर गुजरात से, गजानन सम्राट महाराष्ट्र के हिंगोली से। और उन्होंने लिखा है कि सर अच्छा लगाया सर, आपका पढ़ाने का तरीका नंबर 1 है। तो थैंक यू गजानन सम्राट जी, आपने हमारी तारीफ की। और इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे हैं पायल मांडलिया, ललित सिरसो जो छत्तीसगढ़ कोटा से है, प्रवीण कुमार जो बिहार औरंगाबाद से है, सुमित मोकरिया उन्होंने भी सही आंसर दिया है, वो जूनागढ़ गुजरात से बिलोंग करते हैं, काजी यूनुस पड़धरी गुजरात से, मनीषा चुडासमा जूनागढ़ से और साथ साथ रमेश काचोट और ऋषि राजपूत। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए कांग्रेचुलेशन। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस उपलब्धि के कारण ए श्रीकर प्रसाद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? कल का वीडियो यदि आपने पढ़ा है तो श्रीकर प्रसाद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इन 4 में से कौन सा सही कारण है? यह सही कारण आपको चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, दिल से हेल्पफुल लगा है, तो दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए हमारी इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करके हमारी छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी हेल्प की उम्मीद के साथ आज का करंट अफेयर का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।